ये जो आप कलेक्शन देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति की महिलाओं के आभूषण हैं। और ये एक जगह जो आप सब कुछ देख रहे हैं, ये हमारे दीपक जी, दीपक चतुर्वेदी जी, नमस्कार, जो इस समय काशीपुर में हैं। मैं उनके घर पर हूं, उनके फार्म हाउस में हूं, जो उन्होंने बिल्कुल प्रकृति में एक फार्म हाउस ऐसा बनाया है जहां आके बार बार रहने को मन करता है। तो आज हम दीपक जी से बात करते हैं। चलिए मैं दीपक जी के पास जाता हूं। नमस्कार दीपक जी। बहुत अच्छा लगा, कल आपसे पहली बार भेंट हुई और आज हम इसलिए इंटरव्यू कर रहे हैं कि आप जो पिछले 18 वर्षों से एक जनजाति के लिए तपस्या कर रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, हम उसके बारे में आपसे जानकारी लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। सौभाग्य बेटा, मैं बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जी। संभवतः 18-19 साल पहले मुझे दिल्ली जाने का एक बार मौका लगा। तो वहाँ पे दिल्ली में जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके यहाँ मुझे श्री राम रखन सिंह जी से मिलने का मौका लगा। जी। उनके घर पे आए हुए थे वो। तो वो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने जाने से पहले एक अपनी पुस्तक मुझे भेंट करी। संभवतः उसका नाम था दुधवा के वन और वनवासी। जी। तो वहाँ के ट्राइबल लोगों के ऊपर या वहाँ की फ्लोरा के ऊपर एक पुस्तक थी। तो जब वो चले गए तो रात को मैंने उस पुस्तक को स्टडी किया और जैसे जैसे पन्ने पलटता गया, तस्वीरें देखता गया, तो एक स्वाभाविक तौर पे मेरी रुचि मतलब एक बढ़ती गई। मैं जानने का मन था कि भाई आखिरकार कौन लोग इतने सुंदर, इतने डिवाइन, इतने डिफरेंट फीचर्स, तो बहुत मन था जानने का उनको। तो जब मैं पुस्तक पढ़ी उसके बाद मैं काशीपुर आ गया और काशीपुर में एक दिन रुकने के बाद मैं अपना कैमरा उठाया, गाड़ी उठाई और सीधे मैं दुधवा चला गया। मुझे नहीं पता था वो कौन सा इलाका है, क्या है, जो कि बहुत विस्तार से उस किताब में नहीं था इसके बारे में। तो दुधवा में जाके मैं वहाँ के गेस्ट हाउस में ठहरा। तो मैंने वहाँ जो मेरा गाइड था उससे मैंने पूछा कि भाई मैं थारू समुदाय के लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो उसने बोला सर मैं उसी समुदाय का हिस्सा हूँ, मैं भी थारू हूँ। जी। तो मैंने कहा मुझे बाकी लोगों को गाँव में ले जाइए। तब वो मुझे पहली बार एक गाँव में ले गया। उस गाँव का नाम था बनकटी। तो बनकटी में वो उसने मुझे एक वहाँ के मदारी है, वहाँ का मिट्ठू मदारी के नाम से फेमस था। तो वहाँ उसने मेरी मुलाकात उससे कराई। जी। तो बस मिट्ठू से मिलने के बाद वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। तो मिट्ठू जो था, आने वाले समय में उसने थारू समुदाय को दिखाने में, उनको डॉक्यूमेंट कराने में मेरी भारी मात्रा में सहायता करी। तो इस तरीके से मेरा उस समुदाय से 19 वर्ष पहले एक संवाद मेरा उनसे स्थापित हुआ। तो इस बीच में आपने उनका क्या क्या चीज़ों का, उनके उत्सवों का, उन पर्वों का, उनके समारोहों का क्या क्या आपने डॉक्यूमेंटेशन किया? बेसिकली जो मेरी 18-19 साल के जो प्रवास हैं, जो मेरी यात्राएं हैं, इसमें अधिकतर मैंने उनकी जितनी सेरेमनीज हैं, लाइक उनके जितने भी फेस्टिवल्स हैं, स्पेशली होली, क्योंकि होली जो है उनका सबसे ज़्यादा, होली का पर्व पे वो डांस करना, रिचुअल्स, खाना पकाना वो बहुत करते हैं। तो होली के अद्भुत डांस को मैंने डॉक्यूमेंट किया। इसके अलावा उनकी जो मैरिजेस के जो रिचुअल्स हैं, बहुत भिन्न किस्म के रिचुअल्स हैं, वो देखे। और उनकी डेथ सेरेमनीज, मुंडन की सेरेमनीज, और डेथ के बाद जो 15-20 दिन बाद जो सामूहिक रूप से गांव का भोज होता है, हर जना उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उसकी सेरेमनीज। और इसके अलावा इसको डॉक्यूमेंट किया। इसके अलावा जो उनके रहने सहने की जो कला है, जैसे कि एक लंबी झोंपड़ी है, उसमें हर 10 फुट बाद एक मट्टी की दीवार है। तो एक झोंपड़ी के अंदर 12, 14, 15 परिवार रहते हैं, 30-40 लोगों का परिवार एक झोंपड़ी, लंबी झोंपड़ी के अंदर, बीच में छोटा सा कॉरिडोर है। अच्छा। अनाज के कोठर है, वॉशरूम बाहर है। तो इन सब चीज़ों को मतलब मैंने 18-19 साल में ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर मैंने उनको डॉक्यूमेंट किया उस समुदाय को। मैंने कुछ चित्र देखे थे, उन्होंने चित्रकारी भी बहुत खूबसूरत की हुई है अपनी झोंपड़ी के बाहर दीवारों के ऊपर। जी। वो इनका मतलब ट्रेडिशनल कला है, क्या है, उसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली एक गांव था। मैंने कई लोगों से पूछा कि यहाँ, मैं मिट्ठू से मैंने पूछा कि मुझे कुछ और गांव दिखाओ। तो उसने बोला कि आपको एक बड़ा भिन्न किस्म के गांव ले जाता हूँ। तो मैंने कहा चलिए। तो मोटरसाइकिल से करीब 1.5-2 घंटे की यात्रा के बाद उस गाँव पहुँचे। उसका नाम था बेला परसुआ। ऑलमोस्ट नेपाल पे के बगल में, रिवर के बगल में है। तो ये बेला परसुआ जब मैंने मोटरसाइकिल खड़ी करी और हमने पैदल चलना चालू किया, ये बात है संभवतः 8-9 साल पहले की, तो मैं हतप्रभ रह गया कि वहाँ की चित्रकारी देख के,
घरों में मट्टी की दीवारों पे जो उन्होंने 3D चित्रकारी की है, मतलब मट्टी की दीवारों पे उन्होंने मट्टी की सहायता से एक 3D प्रिंट बनाए, उसको उठा के उसमें कलर भरे। उनकी अपनी आर्ट है, कहीं पे फूल है, कहीं पे पत्ती हैं, लेकिन इतनी अद्भुत है कि मैंने इस संबंधों कहीं देखी नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये आर्ट मैंने खाली बेला परसवा में देखी या 2-1 गांव और थे। लेकिन अगर आप कहें कि सभी थारू समुदाय इस किस्म की चित्रकारी या फ्रेस्कोस करता है तो शायद ये कहना गलत होगा। कुछ विशेष गांव हैं कि जहाँ पे ये कला मुझे नहीं पता किन कारणों से डेवलप होती चली गई। लेकिन अफसोस ये है कि जब भी उस गांव में गया शूटिंग करने के बाद में, हर साल मुझे 2-3 मकान उस चित्रकला जो जिन मकानों में थी, हर साल उन 2-3 मकानों से चित्रकला खत्म होती चली गई। अच्छा। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो जब तक चित्रकला को किसी किस्म का आर्थिक संरक्षण नहीं मिलता तो चित्रकला खत्म होती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। अब वो धान काटें, गेहूं काटें, गन्ना काटें, ये चित्रकला बनाए जी। तो जो बनी है उनके पूर्वजों ने बनाई है वो बनी हुई है, लेकिन वो नई नहीं बना रहे। मकान टूटता है तो वो चित्रकला खत्म हो जाती है। मतलब नए मकान में नहीं बनाते, बच्चों को भी नहीं सिखाते। लेकिन चूंकि सबको रेवेन्यू की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। नई पीढ़ी शहर में बहुत छोटी, मतलब 5-7 हज़ार रुपए पे, 8 हज़ार महीने पे काम करती है, वो शहर से वापस नहीं आती, तो आखिरकार चित्रकला को कौन देखभाल करेगा। लेकिन वो बेला परसवा की अद्भुत और एक डिवाइन फ्रेस्को आर्ट है। क्या बात है। हम आपको अभी दिखाएंगे वो सारी कलाएं जो इन्होंने खींचा हुआ है। मैं कल देख के हतप्रभ रह गया, इतने सुंदर चित्र दीवारों पर अंकित थे। वो आप भी सब उसको एक बार देखेंगे। और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे टोकरी बनाना है और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी मैंने यहाँ भी इनके कुछ होली पर जो व्यंजन बनाए जाते हैं, वो मैंने 5 प्रकार के व्यंजन इनके शूट किए मैंने। मतलब 2 गुड़ वाले थे और बाकी जो तलते हैं, कोई मक्की के आटे का है, कोई चावल के आटे का है, और इस तरह के 5 प्रकार के व्यंजन मैंने उसके ऊपर स्टोरी भी की है थारू की। तो उसी प्रकार से व्यंजन वहां भी बनाते हैं। नहीं, जिन समुदाय में मैं गया हूँ, लेकिन वहां पे चूंकि इतना मैंने देखा नहीं, वो सिंपल भोजन, साधारण एक सब्जी और क्या नाम है, नहीं होली पर जैसे आपने जाना होली कुछ विशेष पूरी वगैरह, थोड़ी पूरी और थोड़ा सा कुछ खास पूरी और सब्जी बना लेते हैं, लेकिन खाने के ऊपर उनका जोर नहीं है। लेकिन एक कला, जैसे मैंने आपको बताया बेला परसवा की जो फ्रेस्कोस है, जो वॉल पेंटिंग है, उसके अलावा एक आर्ट मैंने जो देखी, जो शायद मैंने कल आपको दिखाई भी थी, उसका मैंने नाम दिया टाइगरिंग ऑफ ए डॉग। अच्छा। मतलब एक कुत्ते को किस तरीके से वो शेर बनाते हैं। अरे वाह। और वो संभवतः हर गांव में है। तो जो उनका एक पेट डॉग होता है, तो पहले पेट डॉग को अच्छे चावल खिलाते हैं, पेट भराते हैं, मतलब उसको संतुष्ट करते हैं पहले, ताकि वो काटे ना। फिर उस कुत्ते को अपने बैठा के, वो कहते हैं हम चाइनीज मेहंदी लगाते हैं, जो कि महेंद्रगढ़ से लेके आते हैं। तो इतनी मेहंदी होती है, उसमें पानी में घोल के कोई पुराना सा टूथब्रश की हेल्प से यहाँ थारों की जो सैकड़ों साल पुरानी आर्ट है वो जीवंत होती है। अच्छा। वो उस कुत्ते को, ब्राउन कलर कुत्ते के ऊपर जो ब्रश की हेल्प से चाइनीज मेहंदी लगाते हैं, जो उसकी स्ट्राइप्स बनाते हैं, वो लगभग हूबहू वैसी होती है जैसे कि किसी टाइगर की होती है। अरे वाह। लेपर्ड बनाते हैं, वो बुंदकी लगाते हैं। तो आधे घंटे के अंदर वो कुत्ते को टाइगर बनाते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप उस कुत्ते का क्लोजअप देखेंगे तो आप विश्वास नहीं जान पाएंगे ये कुत्ता है, ये टाइगर है। अरे वाह। और वो शायद महीने 1.5 महीने तक वो शेर का वो रूप रहता है, लेकिन जब वो टाइगर बन के पहली बार गांव में जाता है, तो कई बार तो कुत्ते सहम जाते हैं उसको देख के, भाई ये टाइगर गांव में कैसे आ गया। अच्छा। फिर उसको देख के यूज हो जाते हैं। लेकिन इतनी डिवाइन कला है ये, और संभवतः हर गांव में 2-4 कुत्ते आपको शेर बने मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो मैंने इसको विधिवत बैठा के मैंने पूरा इसको, इस आर्ट को उनको डॉक्यूमेंट किया। ठीक है। अब इतने आभूषण जो आपने इकट्ठे किए उनसे, और ये तो काफी कॉस्टली भी मुझे लग रहे हैं, क्योंकि प्योर चांदी के जो सिक्के 1916 1917 के सिक्के थे, वो भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये क्या इसके पीछे क्या भाव रहा आपका? देखिए, जब मैं शुरू में जाना चालू किया तो मैं ये सारे आभूषण देखता था, लेकिन जो संस्कृति मेरी है वो ये कहती थी कि भाई किसी घर में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है। लेकिन मेरा कहीं से कहीं तक हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उससे मैं कह पाऊँ कि मुझे पीस अच्छे लगते हैं या आभूषण अच्छे लगते हैं, क्या मैं कहीं से ले सकता हूँ। तो पहली मुलाकात के बाद 14-15 साल ऐसे निकल गए शूटिंग करते करते। अच्छा। तो 15 साल बाद मिट्टू ने मेरे से पूछा कि आप आभूषणों बड़े गौर से देखते हैं, क्या आपको कोई आभूषण चाहिए? मैंने कहा ये बात तो मैं 15 साल से कहने की सोच रहा हूँ, लेकिन शायद संभवतः शर्म के मारा आज तक कह नहीं पाया। बोल कैसी बात कर रहे हैं आप? तो उसने मुझे 2-3 गाँव ले गया। तो जिन लोगों ने कुछ आभूषण, वहाँ एक्चुअली गरीबी ज़्यादा, तो वहाँ कई सुनार जो हैं वो कम दामों में उनसे आभूषण ले लेते हैं। तो मैंने कहा कि जो आप शहर में बेचते हैं
उसका सवा या दुगना मैं आपको दूंगा, तभी मैं आपसे लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। तो इस तरीके से एक सिलसिला स्टार्ट हुआ वहाँ से आभूषणों को प्रोक्योर करने का। तो कभी किसी ने कुछ धन कमाने के लिए कुछ सामान अपना बेचना चाहा, सुनार के पास जाना चाहा, तो मैंने कहा मुझे दे दो। तो करते करते मेरे पास आभूषणों का कलेक्शन बढ़ना चालू हुआ। तो मैंने कुछ पार्ट आपको दिखाया, मैंने यहाँ लगाया है, कुछ अपने पास रखा, लेकिन ये शर्त मेरी है कि मैं वो कोई भी आभूषण बेचता नहीं, वो सारा मेरे पास है। कभी कोई सरकार का कोई म्यूजियम बनने वाला होगा, कुछ होगा, तो मैं सहर्ष वो उसका कुछ हिस्सा मैं देने की कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया जी। देहरादून में भी नया म्यूजियम बना है, जी। मैं आपको वहाँ आमंत्रित करूंगा, आप उसको देखिए। जी। और वो पूरा पोर्शन एक हम आपके नाम से वहाँ पर बनाना चाहेंगे। मैं तो खैर कुछ नहीं हूँ सर, मैं समझता हूँ थारू समुदाय के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन हो खाली उसमें। वहाँ भी जो चीजें आपको मिलेंगी ना, वो हमारे जनजाति के लोगों ने फ्री में दी हुई हैं। जी। इस तरह से पूरे देश में, मैं कर्नाटक में अलग अलग जगह, आंध्र प्रदेश में भी म्यूजियम बनाने की तैयारी, सरकार इसके ऊपर बहुत काम कर रही है जी। इसमें, लेकिन लोग बहुत कम सामने आ रहे हैं। आप जैसे अगर देश में और भी लोग सामने आएंगे तो हम अपने जनजातीय समुदाय के लिए हम बहुत कुछ कर पाएंगे। ये मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप जो देख रहे हैं ये वो विभूति है, इतना करने के बाद भी ये कभी पर्दे के सामने नहीं आना चाहते, ये नहीं चाहते कि इनका कोई इंटरव्यू लो। बहुत मुश्किल से राजी हुए हैं आज बात करने के लिए मेरे साथ। किसी अखबार में भी आपकी फोटोग्राफी के प्राइज भी जो मिले हैं उसकी भी फोटो आपने कभी आज तक अखबार में नहीं छपवाई है। तो मैं चाहता हूं कि इनके काम के ऊपर हम मंत्रालय से बात करेंगे कि कॉफी टेबल बुक इनकी बने। इस थारू जनजाति के ऊपर जो 18 वर्षों से इन्होंने मेहनत करके डॉक्यूमेंटेशन किया है वो पूरी दुनिया के सामने आए, भारत के सामने आए, और जो हमारी कला है, जो हमारे आदिवासी करते हैं, इसको हम आप सबके सामने ला सकें। और आपने बात की थी कि उनको सहयोग कैसे दिया जा सके। देखिए, सरकार ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया कि जनजातियों को 2% रिजर्वेशन में लेके आए हैं जी। तो जो जनजातियां पढ़ लिख गई या उन्होंने पढ़ाई पे ज़्यादा जोर दिया, तो वो तो उन्होंने तो 2% रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया। लेकिन थारू समुदाय में पढ़ाई लिखाई अभी भी काफ़ी कम है, तो पढ़ाई लिखाई कम है, तो इसलिए 2% रिजर्वेशन का उनको डायरेक्टली फायदा उतना नहीं मिल पाता है। जी। तो किसी न किसी माध्यम से, जैसे उनकी आभूषण बनाने की कला है, फतोई बनाने की कला है, और ये जो बर्तन अभी आप देख रहे हैं इसकी बनाने की कला है, टोकरी है, आर्ट है, अगर इसको किसी तरीके से उनको एक प्रोफेशनल टच दिया जाए, यानी मास स्केल पर उनसे प्रोड्यूस करवाया जाए जी, अपनी खेती कराई जाए, या आपने कभी प्रस्ताव रखा कि उनको मालीगिरी का कुछ चीजें बता के उनको सरकारी नौकरी दिलवाई, नर्सरी में उनकी ट्रेनिंग दी जाए, तो अगर इस तरीके से प्रयास हो जी, या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया जाए उस इलाके में, जो कि उनके घरों में पौधे लगवाए, उनको इसकी जानकारी दे, तो ये एक सार्थक प्रयास होगा उनकी अर्थव्यवस्था को बेहतर। जी बिल्कुल ठीक है। हमारा इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन है जी, उसके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि पूरे देश के हमारे जो वनवासी भाई हैं, हमारे आदिवासी भाई हैं, इनको माली की ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरीमैन की ट्रेनिंग दी जाए, और उसके बाद उनको 20,000 रुपए महीने की नौकरी भी कंफर्म हम बोलते हैं कि नर्सरीमैन एसोसिएशन की तरफ से उनको मिलेगा। और जल्द ही इसके ऊपर हम पहला प्रयास शुरू कर रहे हैं, और उसके लिए हमें स्थान उनके पास में जगह चाहिए जहां पर एक नर्सरी डेवलप कर सकें, जो ट्रेनिंग सेंटर होगा उनके लिए। वो जो नर्सरी बनेगी वो भी कमर्शियल एंगल से बनाई जाएगी, क्योंकि वहां जो प्लांट्स होंगे वो प्लांट सेल होंगे भाई, उनको भी आप सैलरी कैसे देंगे, ट्रेनिंग देंगे तो उसमें भी खर्चा होगा। तो जो अब सरकार से इतना सहयोग तो मिलता नहीं है, जहां मिलता है अच्छी बात है, अगर सरकार हमें जगह दे दे, नर्सरी हम वहां डेवलप करें और इनको ट्रेनिंग देकर और इनको हम नौकरी दे सकें, इसके लिए हम पूरा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो उनके आभूषण है, जैसे आपने बताया, टोकरियों की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। अभी हमने यहाँ नानक पत्ता के गांव में 50 महिलाओं को टोकरी बनाने की ट्रेनिंग दी, क्योंकि वो तो अभी तक रोज 1 घंटा आधा घंटा टोकरी बनाते हैं और 1 महीने में उनकी टोकरी बनती थी, तो वो तो अपने लिए बनाते थे। लेकिन उसको कमर्शियल एंगल है तो वो 8 घंटे, जैसे आप नौकरी करने जाते हैं सुबह से लेकर दोपहर तक, फिर लंच का टाइम, फिर दोबारा 8 घंटे तो एक टोकरी पूरी बन जाएगी, तो जिससे उनको 500-700 रुपए प्रतिदिन उनको इनकम जनरेट हो जाएगी। तो इस प्रकार के हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छे। तो वो मैं चाहता हूं कि सब लोग सामने आए, जैसे टोकरी वाली आपने स्टोरी देखी, उसी प्रकार से
जो व्यक्ति जिनका इंटरेस्ट है कुछ इस तरह का ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए, गाय पालन के लिए, तो सबसे उपयुक्त हमारे आदिवासी बहन भाई हैं, वो आपको सहयोग देंगे। उनके गांव में जाके आप इन्वेस्ट कीजिए, उनके गांव में डेयरी फार्म खोलिए, उनके गांव में बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम कीजिए और आप देखिए उनको भी लाभ होगा, हम सबको भी सब प्योर चीजें खाने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर। मैं निर्मल रतनलाल वैद, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हम और अच्छा काम कर सकें। मैं पूरे देश में ऐसे लोगों की टीम जुटाना चाहता हूं जो सच में हृदय से हम आदिवासी भाइयों के लिए काम करते हैं। उसका उदाहरण जीता जाता आपके सामने है। तो मैं सच में प्रफुल्लित हूं, बहुत खुश हूं आपसे मिलकर कि ये रोल मॉडल बने हमारे देश के लिए। ऐसे प्रत्येक प्रदेश में हमारे सामने इसी प्रकार के दीपक से और दीपक की लो जले और हम आदिवासियों के लिए कुछ कर पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।